हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जरूरी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। और शुरुआत करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध से। यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। रूस के सैनिकों का बेलारूस में सैन्य अभ्यास अभी भी जारी है और वहीं रूस के सैनिकों के अभ्यास का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें सैनिक अत्याधुनिक हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए नजर आए। और इस दौरान बर्फ से ढकी जमीन पर तोपें भी देखी गई और दावा तो ये भी किया जा रहा है कि रूस खरसोन पर कभी भी बड़ा हमला कर सकता है। यूक्रेन युद्ध को 9 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले देखिए किस तरह से शुरू कर दिए और इस दौरान रूस और यूक्रेन दोनों की टॉप लीडरशिप को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने दावा यह किया है कि महायुद्ध में रूस के 160 से ज्यादा जनरल और 1500 से ज्यादा कर्नल की मौत हो चुकी है अभी तक। जंग में यूक्रेन के हाल से हर कोई वाकिफ है। यूक्रेन में मची तबाही की तस्वीर हर किसी की आंख के सामने है। लेकिन बारूद से बर्बादी सिर्फ यूक्रेन में नहीं, रूस में भी उतनी ही हुई है। नुकसान वहां भी हुआ है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि युद्ध में रूस ने अपने सैन्य अधिकारियों को खो दिया। दावे के मुताबिक पुतिन की सेना के 160 से ज्यादा जनरल और करीब 1500 कर्नल की युद्ध में जंग लड़ते हुए मौत हो गई है। युद्ध की शुरुआत में पुतिन के साथ पूरी दुनिया ये मानकर चल रही थी कि रूस की सेना 2 से 3 दिनों में यूक्रेन पर कब्जा कर लेगी। लेकिन अमेरिका और नेटो देशों से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन की सेना ने रूस को कड़ी टक्कर दी। नतीजा ये रहा कि रूस की सेना कीव तो दूर यूक्रेन के किसी बड़े शहर पर तक कब्जा नहीं कर सकी है। यूक्रेन के अधिकारियों के दावे के मुताबिक रूस के अब तक 204 मेजर, 294 कप्तान, 258 लेफ्टिनेंट और 86 अन्य अधिकारियों की मौत हो चुकी है। वहीं मैदान में डटे करीब 88,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि अब जंग के मैदान में खड़ी रूस की सेना जेलेंस्की के जांबाजों का सामना कैसे करेगी? बिना कमांडर सेना युद्ध कैसे करेगी? बिना जनरल के सैनिकों को कमांड कौन देगा? बिना कर्नल के रणनीति कैसे तय होगी? क्या जूनियर कमांडर को अब जंग की जिम्मेदारी मिलेगी? और रूस को सैन्य अधिकारियों को हथियार के साथ ही हथियारों से भी हाथ धोना पड़ा है। दावा ये किया जा रहा है कि रूस के 2900 से ज्यादा टैंक तबाह हो गए हैं, जिसकी वजह से रूस की सेना के लिए युद्ध में परेशानी बढ़ सकती है। पिछले महीने ही पुतिन ने दावा किया था कि रूस की सेना का सैन्य अभियान एक विशेष योजना के तहत चल रहा है। लेकिन रूस की सेना में टॉप लीडरशिप का खत्म होना पुतिन के दावे को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट में दावा ये भी किया गया है कि जंग की शुरुआत के 1 महीने के अंदर ही रूस की सेना के 7 जनरलों की मौत हो गई थी। यूक्रेन का करीब 88,000 रूसी सैनिकों की मौत वाला आंकड़ा ज्यादा चौंकाता है। इस कदर अगर रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं तो फिर पुतिन क्या कर रहे हैं? पुतिन के लिए यूक्रेन का युद्ध आसान साबित नहीं हुआ है। वो भले ही कई इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं, लेकिन यूक्रेन की फौज का सामना करते हुए पुतिन की सेना को कड़ी टक्कर मिली है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 2900 से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए गए हैं। बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद करीब 6000 पहुँच गई है। पुतिन की करीब 2000 तोप और बाकी आर्टिलरी खत्म की जा चुकी है। 16 नेवल शिप तबाह कर दिए गए हैं। यूक्रेन रूस के 278 फाइटर जेट भी गिरा चुका है। रूस के 250 से ज्यादा हेलीकॉप्टर भी तबाह हो चुके हैं। जंग जारी है, मिसाइलें बरस रही हैं, लेकिन रूस की सेना में टॉप लीडरशिप के खत्म होने का दावा रूस की सेना के लिए इस महायुद्ध में परेशानी को बढ़ा सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जंग के बीच रूस ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो जारी कर यूक्रेन के कमांड पोस्ट को तबाह करने का दावा किया गया। और इसी के साथ ही सामने आए इस वीडियो में कुछ रूस के सैनिक यूक्रेन के कमांड पोस्ट पर ताबड़तोड़ हमला करते दिखाई दिए। कुछ सेकंड में ही रूसी सैनिकों ने यूक्रेन पर कई गोले भी दाग दिए हैं।
तो बड़ी खबर रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी हुई महाजंग के बीच यूएन ने यूक्रेन में जानकारी अब तक पहुंचा दी कि 6,500 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया। और इसी के साथ यूएन के मुताबिक यूक्रेन में जारी रूस हमले में 6,500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 10,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। हालांकि साथ ही ये भी दावा है कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि कई इलाकों से जानकारी फिलहाल अभी नहीं मिल पाई है, जहां से जानकारी सामने आनी बाकी है। और पिछले कुछ महीनों में रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का दावा तो यह है कि 9 महीने में यूक्रेन पर 16,000 से ज्यादा मिसाइलें छोड़ी गई और इतना ही नहीं, 12,000 से ज्यादा शहरों और गांवों को भारी नुकसान पहुंचा है और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में जितनी मिसाइलों की गूंज दुनिया ने सुनी, उतनी शायद ही कभी सुनी और देखी हो। यूक्रेन के आसमान में दागी गई मिसाइल से लोग सहमे हुए हैं, घर खंडहर बन चुके हैं और परिवार बेघर हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि महायुद्ध में रूस ने यूक्रेन पर 9 महीने में 16,000 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का दावा यह भी है कि 9 महीने से जारी इस जंग में रूस ने यूक्रेन के 12,000 से ज्यादा शहरों और गांवों को निशाना बनाया है। करीब 1900 घरों को खंडहर में बदल दिया है, 500 से ज्यादा सैन्य ठिकानों में तबाही मचाई है, 250 से ज्यादा यातायात मार्ग को तबाह किया है और करीब 220 ऊर्जा संसाधनों को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन में हुई मिसाइलों की बारिश से दुनिया दहशत में है। रूस की ताकत उसका बारूद कहा जाता है, जिसे रूस की सेना ने यूक्रेन की जमीन पर तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल किया। हमले में हजारों लोगों की मौत हुई, जबकि लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे शहरों में रहने को मजबूर होना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूस के हमलों की वजह से करीब 30 लाख यूक्रेन नागरिकों ने पड़ोसी देशों में शरण ली है। वहीं करीब 20 लाख लोग यूक्रेन में बिना बिजली के अंधेरे में रह रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अभी भी जारी है और तबाही की तस्वीर एक एक कर सामने आ रही है। एक तरफ रूस का दम दुनिया जानती है, तो यूक्रेन नेटो की मदद से मैदान में टिका हुआ है और जिसकी वजह से युद्ध में रूस को भारी नुकसान भी हुआ। रूस यूक्रेन की लड़ाई तोपों से शुरू होकर मिसाइल वार तक पहुंच गई। फिर ड्रोन की एंट्री ने यूक्रेन में डर फैलाने की कोशिश की। रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन के ऊर्जा, सैन्य और संचार को सबसे ज्यादा टारगेट किया है। इस बात का दावा यूक्रेन के सेना प्रमुख ने भी किया था। महायुद्ध में जिन मिसाइलों पर रूस ने भरोसा जताया, वो दहशत का दूसरा नाम है। इस्कंदर, मोबाइल लॉन्चर वाली इस्कंदर मिसाइल, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है। ये रूस की बेहद ही घातक मिसाइल है। मिसाइल 480 से 700 किलो तक परमाणु और गैर परमाणु वॉरहेड को लेकर जा सकती है। कलिब्र मिसाइल, जिसकी रेंज 1500 से 2500 किलोमीटर है। 6.20 लंबी मीटर की ये मिसाइल दुश्मन के इलाके में 3 मीटर की एक्यूरेसी के साथ हमला करती है। रूस की एक और क्रूज मिसाइल KH-101 और ज्यादा खतरनाक है, जिसकी रेंज 2500 से 2800 किलोमीटर है। जंग अब भी जारी है और तबाही की तस्वीर अब भी वही है। मिसाइल की ताकत दोनों देश दिखा रहे हैं। रूस का दम दुनिया जानती है, तो यूक्रेन नेटो की मदद से मैदान में टिका हुआ है। तो यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस ने एक तरफ हमले का वीडियो जारी किया है और इस हमले में रूस ने यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। वीडियो रूस के सैनिक यूक्रेन के सैनिक ठिकानों पर गोले दागते दिख रहे हैं। ये जो तस्वीर इस वक्त, ये जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है।
पश्चिमी मीडिया ने दावा तो ये किया है कि बेल्जियम यूक्रेन को हथियारों की बड़ी खेप देने वाला है, जिसमें 10 अंडर वाटर ड्रोन भी शामिल है। और माना यह जा रहा है कि इन ड्रोनों के मिलने के बाद यूक्रेन की सेना काला सागर में मौजूद रूस के युद्धपोतों पर सटीक निशाना साध सकेगी। रूस से जारी युद्ध के बीच यूक्रेन को संजीवनी मिलने जा रही है। यूक्रेन काफी समय से काला सागर में रूस को खदेड़ने की तैयारियों में जुटा है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन अब उसे एक ऐसा ब्रह्मास्त्र मिलने वाला है जिसके बाद काला सागर में रूस की खैर नहीं रहेगी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन को पहली बार अंडर वाटर ड्रोन मिलेंगे। ये डील यूक्रेन की नेटो देश बेल्जियम से हुई है, जिसमें हथियारों की बड़ी खेप के साथ ही 10 अंडर वाटर ड्रोन भी शामिल हैं। बेल्जियम से अंडर वाटर ड्रोन मिलने पर यूक्रेन के लिए काला सागर में कुंडली मारकर बैठे रूस के जंगी जहाजों को खदेड़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि बेल्जियम के ये घातक अंडर वाटर ड्रोन समंदर की गहराई में तैरते हुए दुश्मन के जहाजों की जानकारी जुटाने में माहिर माने जाते हैं। ड्रोन के छोटे साइज की वजह से दुश्मन के रडार को इनकी भनक भी नहीं लग पाती। माना जा रहा है कि इनके जरिए जुटाई गई जानकारी के बाद यूक्रेन की सेना काला सागर में मौजूद रूस के युद्धपोतों पर सटीक निशाना साध सकेगी, क्योंकि पिछले दिनों उसने खेरसोन के दक्षिण में उन इलाकों पर कब्जा करने का दावा किया था जहां से काला सागर में मौजूद रूस के जंगी जहाज हिमार्स से दागे जाने वाले खतरनाक रॉकेटों की जद में आ चुके हैं। काला सागर रूस और यूक्रेन दोनों के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। हालांकि काला सागर में पुतिन की नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट मौजूद है, और यही वजह है कि रूस के इसी बेड़े ने यूक्रेन पर घातक मिसाइलें दागकर उसकी कमर तोड़ कर रख दी। यूक्रेन काला सागर में रूस के जंगी जहाजों के दबदबे को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है, जिसकी वजह से यूक्रेन के बंदरगाहों पर लंबे समय से सन्नाटा पसरा हुआ है। वहां से यूक्रेन का कोई जहाज हिलने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह काला सागर में मौजूद पुतिन की नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट है। ये जंगी जहाजों का वो बेड़ा है जो यूक्रेन पर हमले की शुरुआत से ही पुतिन के एक्शन प्लान के सबसे अहम हथियारों में एक है। 24 फरवरी को जंग की शुरुआत में रूस के इसी बेड़े ने यूक्रेन पर घातक मिसाइलें दागकर उसकी कमर तोड़कर रख दी थी। यहाँ मौजूद जंगी जहाजों के इस बेड़े की बदौलत रूस ने यूक्रेन की बंदरगाह का रास्ता तक रोक दिया था। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन के इस बेड़े के पास अब बेहद घातक माने जाने वाली कैलिबर मिसाइल का स्टॉक पूरी तरह खत्म हो चुका है। इसी वजह से यूक्रेन की सेना रूस के इन जंगी जहाजों को वहां से खदेड़ने की तैयारी में जुट गई, जिसमें बेल्जियम से मिले अंडर वाटर ड्रोन उसके लिए बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। यूक्रेन महायुद्ध के 9 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और दोनों तरफ से जमकर गोले दागे जा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन एक वीडियो जारी कर रूस के टैंक को तबाह करने का दावा कर रहा है। सामने आई वीडियो में टैंक में आग लगी और आग की लपटों में ये पूरी तरीके से घिरा हुआ नजर आया। टॉप एंगल से ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यूरोपियन यूनियन ने युद्ध के बहाने अमेरिका पर फायदा उठाने का आरोप लगाया। आरोप ये लग रहा है कि अमेरिका यूरोप को 4 गुना महंगी गैस बेच रहा है। आरोप तो यहां तक लगाए गए हैं कि अमेरिका यूरोप को अपनी हथियार खरीदने के लिए मजबूर भी कर रहा है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर जमकर गोला बारूद बरसा रहे हैं। अब इसी बीच यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका पर एक बड़ा आरोप लगाकर खलबली मचा दी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि यूक्रेन युद्ध के चक्कर में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन अब आमने सामने है। यूरोपियन यूनियन ने आरोप लगाया है कि
अमेरिका सहयोगी होने के बाद भी उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। आरोप है कि युद्ध के समय भी अमेरिका हथियार और गैस बेचकर खूब मुनाफा कमा रहा था। इतना ही नहीं, अमेरिका यूरोप को ऊंची कीमतों पर गैस बेच रहा है और अपने हथियार खरीदने के लिए उन्हें मजबूर भी कर रहा है। दावा तो यहाँ तक किया गया कि अमेरिका EU से गैस की 4 गुना ज्यादा कीमत वसूल रहा है। नेचुरल गैस की कीमतों पर यूरोप और अमेरिका के बीच तलवारें खींचने की नौबत आ गई है। पहले ही महंगी गैस की वजह से यूरोप के देशों की हालत खराब है, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन की तरफ से आया ये बयान साफ करने वाला है कि यूरोप के सब्र का बांध टूट गया है। इसीलिए माना जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन का ताजा बयान अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है, बल्कि इसे यूरोपियन यूनियन की झुंझलाहट भी समझा जा रहा है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि अमेरिका जंग के इस वक्त में ऊंची कीमतों पर गैस बेच रहा है। नेचुरल गैस इस वक्त पूरे यूरोप के लिए बेहद संवेदनशील मुद्दा है। गैस की वजह से यूरोप के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था डूबने के कगार पर पहुंच चुकी है। ऊपर से अब सर्दियों का वक्त है, जब महंगी गैस यूरोप को और भी ज्यादा परेशान कर सकती है। आर्थिक और रणनीतिक तौर पे यूरोप अमेरिका के लिए काफी अहम है। और इसके साथ ही रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान यूरोपियन देशों और अमेरिका के बीच किसी भी तरह का तनाव दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। और यही वजह है कि यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका से इस मसले को सुलझाने की मांग की है। उधर रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद पहले से ही यूरोप की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच दरार एक बड़ी खबर है। दुनिया में अमेरिका के सहयोगियों में सबसे बड़ा धड़ा यूरोप का ही है। अगर यूरोप भी अमेरिका के हाथ से छिटक गया तो अमेरिका काफी कमजोर पड़ सकता है। ऊपर से इसका असर यूक्रेन की जंग पर भी पड़ सकता है। सबसे अहम बात यह कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से आए इस बयान के बाद रूस और अमेरिका की तुलना शुरू हो चुकी है और रूस की आर्थिक नीति से बाइडेन की तुलना अमेरिका को परेशान करने वाली है। एक तरफ रूस है जो अपना कच्चा तेल भारी भरकम डिस्काउंट पर बेच रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका भारी भरकम मुनाफा कमा रहा है। जंग शुरू होने के बाद से ही नेचुरल गैस की कीमतें भी आसमान छू रही हैं, लेकिन इन ऊंची कीमतों से यूरोप को कोई राहत नहीं मिली है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से कहा गया है कि अब अमेरिका को उनकी मांगों पर गंभीर होना पड़ेगा। मतलब ये कि इसे एक अल्टीमेटम की तरह समझना चाहिए। यूक्रेन में चल रही जंग के नजरिए से भी यूरोपियन यूनियन इस वक्त बेहद अहम है। यूरोप के देशों के जरिए ही बाइडेन यूक्रेन तक मदद पहुंचा रहे हैं। अगर यूरोप के देशों का साथ छिन गया तो रूस के सामने यूक्रेन को घुटने टेकने तक की नौबत आ सकती है। लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश जारी है। और आपको बता दें, अमृतसर के पास भारतीय सीमा पर सेना ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। दावा तो ये किया गया है कि ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स की तस्करी की जा रही है। देर रात पंजाब के अमृतसर में भारतीय सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने एक बड़े पाकिस्तानी ड्रोन को देखा, जिसके बाद बीएसएफ की महिला बटालियन ने उस पर फायरिंग की। महिला जवानों की फायरिंग में पाकिस्तानी ड्रोन सीमा के पास गिर गया। सर्च अभियान के दौरान बीएसएफ को ड्रोन के साथ 3 पैकेट भी बंधे मिले, जिनमें 3 से 4 किलो हेरोइन बरामद की गई। कल रात्रि को 11 बजे बीओपी दरिया मंसूर पर पाकिस्तान द्वारा गहरी साजिश के तहत ड्रोन के माध्यम से तकरीबन 3 या 4 केजी हेरोइन भेजी जा रही थी। भारतीय सीमा पर पिछले कुछ वक्त में लगातार पाकिस्तानी ड्रोन की गतिविधियों से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी की आशंका जाहिर हो रही थी, लेकिन इस बार भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तानी ड्रोन के साथ ड्रग्स के पैकेट मिलने से ड्रग तस्करी की आशंका सही साबित हुई। सेना के मुताबिक अभी तक जो ड्रोन देखे गए थे वो साइज में कुछ छोटे थे, लेकिन इस बार जो ड्रोन मार गिराया है वो बहुत बड़ा ड्रोन है और इससे काफी ज्यादा भार का सामान ढोया जा सकता है। पिछले कुछ महीने में भारतीय सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन की कई बार गतिविधियां देखी जा चुकी हैं। बीएसएफ ने पाकिस्तान के एक बड़े ड्रोन को मार गिराया है, जिसका वजन 18 किलो से ज्यादा का बताया गया। और बीएसएफ के मुताबिक ये एक हाइपरकॉप्टर ड्रोन है। इससे 8 से 10 किलो भार वाला सामान आसानी से ढोया जा सकता है। पाकिस्तान के हेक्साकॉप्टर ड्रोन के साथ 3 पैकेट्स भी मिले हैं, जिनमें से हर पैकेट में करीब 1 किलो से ज्यादा की हेरोइन मिली। और नवंबर महीने की अगर बात करें तो नवंबर में दूसरी बार
पर पाकिस्तान की ओर से ये ड्रोन पकड़ा गया है। 25 नवंबर को भी ड्रोन के साथ 2 किलो से ज्यादा ड्रग्स और 8 पिस्तौल बरामद हुई थी। बीएसएफ के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से भारत में ड्रग्स और हथियारों की बड़ी खेप भेजने की ये साजिश है, ये कोशिश है। उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, जहां दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए नजर आए, जिसमें दुश्मन देश की सेनाओं को कैसे जंग के मैदान में मात दी जा सकती है उसका अभ्यास किया गया। भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के जवानों का एक साथ चीन की सीमा के करीब युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। उत्तराखंड के औली में रूस के मी-17 हेलीकॉप्टर से जब दोनों देशों के जवान उतरे तो सैनिकों के बूटों की आवाज और मी-17 के गड़गड़ाहट से घाटी गूंज उठी। युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय जवान और अमेरिकी जवानों ने अपनी अपनी बेहतरीन तकनीक का बखूबी इस्तेमाल कर युद्ध के दौरान चुनौतियों का सामना किया। भारत और अमेरिकी सेना का ये संयुक्त युद्धाभ्यास चीन की सीमा से करीब 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर हो रहा है। दोनों देशों की सेना के बीच ये युद्धाभ्यास हर साल एक दूसरे की तकनीक को सीखने के उद्देश्य से किया जाता है। ऐसा पहली बार है जब भारतीय सेना करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर किसी मित्र देश की सेना के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। दोनों देश 15 दिनों तक साझा सैन्य अभ्यास करेंगे और दोनों देशों के जवान एक दूसरे की तकनीक सीखेंगे ताकि विषम परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन कर चुनौतियों का मुंहतोड़ जवाब दे सके। तो पंजाब के जालंधर से लेंगे खबर, जहां पर मामूली विवाद में हत्या का मामला सामने आया। और साथ ही आपको बता दें कि गाड़ी खड़ी करने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ और विवाद के बाद दो पक्षों में विवाद बढ़ता चला गया। आरोपी गुरमीत सिंह की इस वक्त हम खबर बताएंगे, जहां अपनी लाइसेंस से रिवॉल्वर से उसने फायरिंग कर दी, जिसका सीसीटीवी फुटेज सबके सामने आ चुका है। तो मृतक का लॉरेंस बिश्नोई के साथ फोटो भी यहां सामने आया, जिसके बाद पुलिस इस एंगल से भी अब जांच में जुट गई है। जलंधर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है उसमें गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद वो सड़क पर बहस करते दिखाई दिए। बात इतनी बढ़ी कि पीले रंग की पगड़ी पहने आदमी ने लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और गोली चला दी, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। इस बीच कुछ लोग बीच बचाव करते दिखे, लेकिन वो तब भी नहीं रुका और दोबारा फायर कर दिया, जिसमें गोली एक महिला के पैर में जाकर लगी और वो जमीन पर गिर गई। लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो तब भी नहीं माना और तीसरा फायर पहले से घायल आदमी पर कर दिया, जिसके बाद वो जमीन पर गिर गया। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और जलंधर के सतनाम नगर में जिस सोनू नाम के आदमी की हत्या हुई, उसका गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ फोटो भी सामने आया है, जिसमें वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ दिखाई दे रहा है। फोटो सामने आने के बाद पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है, क्योंकि फिलहाल पंजाब और हरियाणा समेत देश के अलग अलग हिस्सों में एनआईए लॉरेंस के ठिकानों और उससे जुड़े लोगों पर छापेमारी में जुटी हुई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है और ये बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा, पंजाब समेत 6 राज्यों के 20 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हरियाणा के यमुनानगर में एनआईए की टीम ने फर्कपुर इलाके में रहने वाले काला राणा गैंग के गैंगस्टर अभिषेक और हाल ही में जेल से छूट कर आए गैंगस्टर सिमरनजीत सिंह बाबा के घर दबिश दी, जिसमें से गैंगस्टर अभिषेक टीम को नहीं मिला, जबकि गैंगस्टर सिमरनजीत सिंह बाबा से पुलिस ने कई घंटे लंबी पूछताछ की। सामने आई तस्वीरों में गैंगस्टर सिमरनजीत सिंह बाबा और एनआईए के अधिकारी उसके घर के बाहर खड़े दिखाई दिए। इस दौरान सिमरनजीत किसी से फोन पर बात करता भी दिखा। उसके बाद एनआईए की टीम गैंगस्टर सिमरनजीत को अपने साथ ले गई। दबिश के दौरान एनआईए की टीम के साथ स्थानीय पुलिस के लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद दिखे। बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम टेरर फंडिंग मामले में लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगियों के ठिकाने तलाश रही है। इसके लिए 6 राज्यों के करीब 20 लोकेशन पर एनआईए की टीम ने रेड की।
एनआईए की टीम लुधियाना के एक दोराहा में भी रेड करने पहुंची। यहां के राजगढ़ गांव में टीम ने लॉरेंस बिश्नोई के पार्टनर रवि राजगढ़ के घर पर छापा मारा, लेकिन वो घर पर नहीं मिला। गैंगस्टर रवि राजगढ़ सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी वांछित बताया जा रहा है। एनआईए को रवि की काफी दिनों से तलाश है। इससे पहले सितंबर में भी रवि के घर पर एनआईए की टीम पहुंची थी। रवि राजगढ़ कई सालों से लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है और उसका फंडिंग में भी इन्वॉल्वमेंट बताया जाता है। तो श्रद्धा हत्याकांड मामले की तरफ रुख करेंगे, जहां आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट 1 दिसंबर को होगा। और इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी दिल्ली पुलिस लगातार इस केस में नए पर्दाफाश कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी जानकारी ये भी सामने आ चुकी है कि श्रद्धा आफ्ताब को छोड़ना चाहती थी और करीब 3 या 4 मई को दोनों का ये फैसला भी हुआ था कि दोनों अलग अलग रहेंगे। लेकिन ये बात आफ्ताब को रास नहीं आई। उसे लगा कि श्रद्धा किसी और के साथ हो जाएगी। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब से हर हाल में ब्रेकअप श्रद्धा चाहती थी, लेकिन यही बात आफ्ताब को नागवार गुजरी। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि आफ्ताब का नार्को टेस्ट 1 दिसंबर को होने वाला है और इसके लिए दिल्ली पुलिस कोर्ट ने अनुमति ले ली है, उसको परमिशन मिल चुका है। और इससे पहले टेस्ट के लिए कोर्ट ने 5 दिसंबर की परमिशन यहां पर ली थी, लेकिन अब दिल्ली पुलिस आफ्ताब का नार्को टेस्ट जल्द करवाना चाहती है। और अब तक आफ्ताब का 4 बार पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। यानी देखिए, एक के बाद एक कई गुत्थियां यहाँ पर सुलझती जा रही हैं और अब आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा। उसके बाद क्या चीजें सामने आती हैं, इसका सभी को इंतजार है। नार्को टेस्ट से उम्मीद ये बनी है कि शायद अभी तक वो पुलिस को गुमराह कर रहा है और शायद ये जब टेस्ट हो तो सच्चाई सामने आए और उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से पुलिस अपनी जांच प्रक्रिया को और तेजी से लेकर आगे बढ़े। अमेरिका और चीन में तनाव बढ़ चुका है। दक्षिणी चीन सागर से अमेरिका की जंगी पोत गुजरने से चीन आग बबूला हो गया है और चीन की आर्मी ने कहा है कि अपनी जल सीमा में घुसपैठ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वहीं अमेरिका की तरफ से इस आरोप का खंडन किया गया है। चीन की पीएलए के मुताबिक अमेरिकी जंगी जहाज को दक्षिणी चीन सागर के स्प्रैटली आइलैंड्स के करीब देखा गया। इसके बाद उस पर करीब से नजर रखी गई। ये जंगी जहाज गाइडेड मिसाइल से लैस था। चीन ने अमेरिका के इस रवैये को चीन की सीमा में घुसपैठ करार दिया है, क्योंकि चीन इसे अपनी सीमा बताता है। वहीं अमेरिका मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है जहां पर कोई भी आ जा सकता है। दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र को लेकर पहले भी विवाद होता रहा है, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर में बेशकीमती खनिज मौजूद हैं। वहां प्राकृतिक गैस का अपार भंडार है। वहीं दुनिया के देशों के बीच होने वाला 80% व्यापार दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र से होता है। यही वजह है कि अमेरिका इस क्षेत्र में सबकी आवाजाही चाहता है, जबकि चीन उस पर अपना हक जताता है। इसी के चलते उसने दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र में अप्राकृतिक द्वीपों का निर्माण कर लिया है। यही नहीं, चीन ने यहाँ कई मिलिट्री बेस कैंप बना लिए हैं, जहाँ हथियारों का जखीरा रखा गया है। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां मिडवेस्ट इंडिया के इजराइल के काउंसल जनरल कोबी शोशानी ने अभिनेता अनुपम खेर से मुलाकात की है। और मुलाकात के बाद दोनों ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कोबी शोशानी ने इजराइल के फिल्म निर्माता नदाव लाडेव के बयान पर माफी मांगी। इस वक्त हम आपको जानकारी ये भी दे दें कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर एक बार फिर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा की तैयारी हो चुकी है। ये कोशिशें बार बार हो रही है और इस बार विदेशी चेहरा सामने आया है। तो IFFI जूरी हेड ने यह बयान दिया था और इस बार इसके लिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के मंच का इस्तेमाल किया गया। फेस्टिवल में इस बार भारतीय पैनोरमा में द कश्मीर फाइल्स दिखाई गई थी और IFFI के मंच का गलत इस्तेमाल करते हुए इजराइल के फिल्म निर्माता नदाव लाडेव ने फिल्म को ही प्रोपेगेंडा फिल्म बता दिया। नदाव लाडेव का बयान आते ही इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। भारत में इजराइल के राजदूत ने इस मामले में नदाव के नाम खुला खत लिखा और इस खत में उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। नदाव लाडेव ने भारत के निमंत्रण और भरोसे का गलत इस्तेमाल किया है। जो इस इंसान ने जो ऑब्वियसली मानवीय नहीं है, जिसके अंदर सेंसिटिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये जूरी का इनको मेंबर बनाया इनके काम को देखते हुए। शायद मैंने तो इनका काम भी नहीं देखा, ना मैंने इनका नाम सुना है, बट उनको इस मंच का इस्तेमाल करना
अगर उनको फिल्म पसंद नहीं आई है, वो उनकी पर्सनल राय थी, वो कह सकते थे कि मुझे फिल्म पसंद नहीं आई, मगर उनके शब्दों के चयन को मैं पूरी तरह से रिजेक्ट करता हूँ। उनका ये बोलना कि ये वल्गर प्रोपेगेंडा है, ऐसा इंसान ही वल्गर होता है, ऐसा इंसान जिसकी सोच ऐसी है, जिसकी सोच में मानवता नहीं है, और जो वो उस कंट्री से आता है जो हॉलोकॉस्ट की विक्टिम रही है। अगर उनको उनका दर्द नहीं समझ में आएगा तो कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का एक्सोडस का पेन इनको कैसे समझ में आएगा। To apologize about speech that was a private opinion, maybe with some European juries, but nothing to do with the state of Israel, officially and unofficially. It's not a propaganda. Definitely, I would like to say that it was very strong film. और अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने आज सेना प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। आसिम मुनीर को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान का धूर विरोधी बताया जाता है। ऐसे में उनका सेना प्रमुख बनना मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने में शहबाज शरीफ सरकार की कृपा मानी जा रही है, क्योंकि मुनीर 27 नवंबर को रिटायर होने वाले थे, लेकिन उन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल से प्रमोट कर जनरल की रैंक दी और इसके बाद मुनीर को 3 साल का एक्सटेंशन देकर आर्मी चीफ बना दिया। इसलिए मुनीर के आर्मी चीफ बनने को पूरी तरह से सियासी पोस्टिंग माना जा रहा है। आसिम मुनीर इमरान के सख्त विरोधी माने जाते हैं। अगस्त 2018 में जब इमरान प्रधानमंत्री बने तो उस वक्त मुनीर ISI चीफ थे। उन्होंने कथित तौर पर इमरान को बताया था कि उनकी पत्नी बुशरा बीवी, उनके पहले पति और दोस्त फराह खान करप्शन कर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने बजाय इस पर लगाम लगाने के आसिम मुनीर को ही ISI चीफ पद से हटा दिया, जिससे दोनों के बीच रिश्ते खराब हो गए। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। शरीफ ने मुनीर और इमरान खान के बीच तल्ख रिश्तों का फायदा उठाया और आसिम मुनीर को पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ बना दिया। मुनीर के आर्मी चीफ के नाम की मंजूरी मिलने के बाद इमरान खान ने शनिवार को अपने एक कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया, जिससे माना जा रहा है कि इमरान खान पर दबाव बनाने की शहबाज शरीफ की चाल कामयाब रही। और अब खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से सामने आ रही है। कुशीनगर में दर्दनाक सड़क हादसे में एक आदमी की मौत हो गई। हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसमें मोटरसाइकिल सवार की चपेट में आने से आदमी की मौत हो गई। कुशीनगर में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल का कहर देखने को मिला, जब सड़क पार कर रहा एक आदमी उसकी चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। ये पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घटना कुबेर नाथ बाजार की है, जब एक आदमी सड़क पार करता दिखाई दिया, लेकिन तभी सामने से एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग सवार होकर आए। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि सड़क पार कर रहा आदमी बच नहीं पाया और टक्कर लगने के बाद वो सड़क पर दूर जा गिरा, जिसके बाद लोगों ने उस आदमी को अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। दिल्ली के छतरपुर में बेटी बचाओ महापंचायत में हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां मंच पर एक शख्स की महिला ने चप्पल से पिटाई कर दी। और आपको बता दें, पूरी घटना न्यूज़ 18 के कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। दिल्ली के छतरपुर में बेटी बचाओ महापंचायत का आयोजन किया गया था, लेकिन वहां फैमिली ड्रामा देखने को मिला, जब मंच पर पहुंची महिला ने अचानक एक आदमी की चप्पल से पिटाई कर दी। आरोप है कि जिस आदमी की पिटाई की गई, उसका बेटा महिला की बेटी को भगा कर ले गया था और फिर बाद में उससे शादी कर ली, जिसकी शिकायत महिला थाने में की गई थी, लेकिन इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे महिला नाराज थी। इस बीच महिला को पता चला कि छतरपुर में बेटी बचाओ महापंचायत की जा रही है, जिसमें आरोपी लड़के का पिता आया हुआ है। बस फिर क्या था, महिला वहां पहुंची, मंच से अपनी आपबीती सुनाई और फिर गुस्से में आदमी पर चप्पल बरसा दी। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह से उस आदमी को बचाया। इस बार